अब देखो लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एनर्जी या पावर ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग वेव, है कि नहीं? तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकाल चुके हैं, फिर वहां से हमने साइनोसाइडल वेव की इक्वेशन निकाली थी, फिर हमने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग वेव। अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो वहां पे कुछ फिनोमिना होते हैं, और बेसिकली हम लोग 3 फिनोमिना पढ़ते हैं। तो जब भी वेव का सुपरपोजिशन होता है तो वहां पे हम 3 फिनोमिना की बात करते हैं। एक होती है स्टैंडिंग वेव, दूसरी जो होती है वो होती है तुम्हारी वहां पे बीट्स, और तीसरा जो फिनोमिना होता है वो होता है इंटरफेरेंस। तो ये तीनों ही फिनोमिना हम पढ़ते हैं, किसमें? साउंड में भी और स्ट्रिंग वेव में भी। स्ट्रिंग वेव में बेसिकली हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे और स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे, लेकिन जब हम साउंड पढ़ते हैं तो वहां पे हम बीट्स की भी बात करते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये समझो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तुम लो, यहां पे मान लो यहां पे कोई रूम है, मान लो हमारे पास कोई कमरा है, एक रूम है, और रूम में यहां पे एक पर्सन है, और ये पर्सन जो है, ऐसा समझो कि रूम में एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, और यहां पे एक पर्सन सी है। तो हमारे पास एक रूम है और रूम में 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अब क्या हो रहा है? ए और बी दोनों एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं। ए और बी जो दोनों पर्सन हैं, दोनों पर्सन एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा सुना होगा या ऐसा तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लो हम किसी रूम में हैं और रूम में 2 पर्सन हैं। जब पर्सन ए बोलेगा तो मुझे क्लियरली सुनाई देगा, यही मुझे समझ में आएगा कि पर्सन ए बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है वो भी मुझे क्लियरली सुनाई देगा। सिमिलरली अगर पर्सन ए नहीं बोल रहा है, केवल पर्सन बी बोल रहा है, तब भी मैं सुन पाऊंगा कि ये पर्सन बी की आवाज है और क्या बोल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 पर्सन हैं और दोनों पर्सन रूम में एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं। तो पर्सन ए भी एक साथ बोल रहा है, पर्सन बी भी एक साथ बोल रहा है, और ये दोनों की साउंड वेव पर्सन के कान पे पहुंचती है। अब होता क्या है? जब दोनों पर्सन रूम में एक साथ बोलते हैं तो उस केस में होता क्या? उस केस में हम ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये आवाज पर्सन ए की है, ये आवाज पर्सन बी की है, लेकिन हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि दोनों पर्सन क्या बोल रहे हैं। क्लियर? जब पर्सन ए केवल अकेले बोलेगा तो हमें सुनाई देगा, जब पर्सन बी अकेले बोलेगा तो भी सुनाई देगा, लेकिन जब ये दोनों ही पर्सन एक साथ बोलते हैं तो हमें, हमारे कान में ये नहीं समझ में आता है कि दोनों पर्सन बोल क्या रहा है, लेकिन ये हमें जरूर क्लियर होता है कि ये आवाज पर्सन ए की है और ये आवाज किसकी है? पर्सन बी की है। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आता है वो क्या आता है कि 2 or more than 2 waves can propagate in a same medium without affecting the motion of other। जो हम पहला पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि जब दो वेव्स मीडियम में एक साथ चलती है, जब 2 वेव्स मीडियम में एक साथ चलती है तो दोनों वेव्स एक दूसरे के मोशन को या एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं वहां पे कि जैसे ये स्ट्रिंग है, यहां पे हमने एक पल्स क्रिएट करी, यहां पे हमने एक पल्स क्रिएट करी, यहां से हम एक पल्स को भेज रहे हैं, यहां से हम एक पल्स को भेज रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों पल्स इस तरह से एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। ये पल्स जा रही है राइट की ओर, ये पल्स जा रही है लेफ्ट की ओर। कुछ टाइम बाद डायग्राम हमें ऐसा दिखाई देता है।
ये पल्स v वेलोसिटी से, ये पल्स v वेलोसिटी से, तो ना तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आता है, ना ही इन पल्स के शेप में कोई चेंज आता है। तो हम बोलते हैं नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन शेप। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या बता रहा है? ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि ये दोनों वेव्स पहले क्या थी, अलग अलग चल रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब दोनों वेव्स किसी पॉइंट पे एक साथ क्या करती हैं, मीट करती हैं। और मैंने क्या बोला है, जब भी दो वेव्स एक साथ पहुंचेगी, जब भी दो वेव्स एक साथ पहुंचेगी, तो साउंड के केस में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें यह चीज क्लियर समझ में आती कि यह आवाज पर्सन ए की है, यह आवाज पर्सन बी की है। तो सेम चीज यहां पे जब दोनों वेव्स एक साथ पहुंचती है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये दोनों वेव क्रॉस कर जाती हैं तो दोनों वेव अपना शेप वहां पे क्या कर लेती हैं, रिगेन कर लेती है। तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि जब भी दो वेव्स एक साथ मीडियम में प्रोपोगेट करेगी तो वो एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगी। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब सुपरपोजिशन की हम बात कब करते हैं? तो ऐसा समझो वहां पे कि हमारे पास एक सोर्स है जिसने वेव क्रिएट करी है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमारे पास दो वेव्स हैं, एक है यहां पे y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, दूसरी वेव्स है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि अगर x डिस्टेंस पे अगर हम कोई पार्टिकल लेते हैं, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल लेंगे तो उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं यहां पे कि ये वेव्स मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है, ये वेव्स मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है। अच्छा, ये वेव्स अगर मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है और यहां पे कोई मीडियम का पार्टिकल है, ये वेव मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है, ये मान लो S1 सोर्स है, तो S1 सोर्स है जिसने वेव क्रिएट करी है, ये वेव क्रिएट करी है S2 सोर्स ने। अब यहां पे S1 सोर्स था, उसके कारण ये वेव यहां कहीं पहुंची P पॉइंट पे। अच्छा, इस सोर्स के कारण जब ये वेव P पॉइंट पे पहुंचेगी तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे क्या होगा, y1 होगा। वहां पे देखो है कि नहीं, वहां पे यहां पे S1 सोर्स क्या कर रहा है, ये वेव भेज रहा है। तो जब S1 सोर्स यहां पे ये वेव भेजेगा तो इस वेव के कारण इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे क्या होगा, y1 होगा। अब मान लो S1 सोर्स नहीं है और S2 सोर्स है केवल, और S2 सोर्स क्या कर रहा है, P पॉइंट पे फिर से वेव पहुंचाता है। अब हम S1 की बात नहीं कर रहे हैं, बताओ S2 सोर्स होगा, अगर S2 सोर्स होगा तो इस सोर्स के कारण जब डिस्टरबेंस P पे पहुंचेगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब S1 सोर्स के कारण, जब S1 सोर्स हमने ऑन किया, जब S1 सोर्स हमने ऑन किया तो इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंचा और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y1 हुआ किसी टाइम पे। अगर S1 नहीं है और S2 को हम ऑन करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये डिस्टरबेंस यहां पहुंचेगा और ये पार्टिकल y2 से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। अब मान लो दोनों को हमने एक साथ ऑन कर दिया, मान लो अब हमने क्या किया, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया और ये पॉइंट P था। जब हम दोनों को ऑन करेंगे तो दोनों की वेव P पॉइंट पे एक साथ पहुंचेगी कभी ना कभी। अब जब ये दोनों वेव्स यहां पे एक साथ पहुंचेगी तो ध्यान रखना, यहां पे ना तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 होगा, ना ही यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 होगा। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है
उसको हम बोलते हैं y1 प्लस y2, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या डिफाइन कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक तो डिफाइन कर रहा है टू और मोर देन टू वेव्स कैन प्रोपोगेट इन अ सेम मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ अदर। फिर मैंने क्या बोला, अगर किसी पॉइंट पे दो वेव्स एक साथ पहुंचती हैं तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ना तो y1 होगा ना y2 होगा, और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 होगा। और ध्यान है, ये एक तरह से वेक्टर के फॉर्म में ऐड होगा कि हो सकता है किसी टाइम पे ये इसको ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, किसी टाइम पे ये इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा, तो दोनों ऐड होके वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये भी उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर मोर देन क्या होंगी, अगर वहां पे मोर देन टू वेव्स हैं, अगर वहां पे मोर देन क्या है, टू वेव्स हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे दो सोर्स के कारण, तो इसके कारण यहां वेव पहुंची, इसके कारण यहां पे वेव पहुंची, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आया रिजल्टेंट वो आता है y1 प्लस y2। लेकिन मोर देन टू वेव्स हैं तो जो जनरल फॉर्मूला होता है सुपरपोजिशन का वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 टिल yn होता है। अब ये क्या देता है, ये तो देता है वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन को तुम क्या करो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। वहां पे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डेल वाई आर बाय डेल टी, ये होगा डेल y1 बाय डेल टी प्लस डेल y2 बाय डेल टी। अगर मान लो हम दो वेव्स की बात कर रहे हैं, और ध्यान है ये वेलोसिटी या तो ऐड हो, देखो y1 क्या है, y1 एक के कारण डिस्प्लेसमेंट है, y2 क्या है, दूसरे के कारण डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों एक साथ पहुंचे तो रिजल्ट बन गया y1 प्लस y2 वहां पे। अब इस इक्वेशन को हमने टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया है, तो ध्यान रखना डेल वाई आर बाय डेल टी ये उस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल y1 बाय डेल टी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, डेल y2 बाय डेल 2 पार्टिकल 2 की वेलोसिटी। तो उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। वेक्टर सम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि या तो ये कभी ऐड होंगे या फिर ये कभी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे वहां पे। अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा वहां पे a1 प्लस a2। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो है y1 प्लस y2, रिजल्टेंट वेलोसिटी v1 प्लस v2, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वहां पे हो गया a1 प्लस a2। तो बेसिकली हम इन्हीं फॉर्मूले की अब क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, किसका, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन इस तरह से गिवन है वहां पे कि यहां पे एक पल्स है, फिर यहां पे एक पल्स है, और ये दोनों पल्स हमारे सेम मीडियम में प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये राइट की ओर जा रही है और ये लेफ्ट की ओर जा रही है। अच्छा, पल्स की वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें मालूम है पल्स की वेलोसिटी होती है √t/μ। टेंशन दोनों के लिए सेम है, मीडियम भी सेम है, तो दोनों पल्स की वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, दोनों पल्स की वेलोसिटी वहां पे सेम होगी। देखो है कि नहीं वहां पे, तो इस केस में दोनों पल्स की वेलोसिटी वहां पे क्या है, सेम है। अच्छा, अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, अच्छा यहां पे बताओ डिस्टरबेंस है कि नहीं है, तो डिस्टरबेंस का मतलब है यहां पे अभी एनर्जी है। और मैंने क्या लिख पाया था, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी दो होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल होती है।
काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण आती है, पोटेंशियल एनर्जी इलोंगेशन के कारण आती है। तो इस रीजन में एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। अब कुछ टाइम बाद क्या होती है, दोनों पल्स एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं। तो ये पल्स ऐसे जा रही है, ये पल्स ऐसे जा रही है। अच्छा, जो ये वाली पल्स रहेगी वो सभी पार्टिकल को ऊपर की ओर उठा रही होगी। अच्छा, जो नीचे वाली पल्स होगी, ये जो नीचे वाली पल्स है वो सभी पार्टिकल को नीचे की ओर लेके जाने की कोशिश करेगी। अब हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि जब भी दो पल्स एक साथ पहुंचेगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 होगा। बताओ, ये अगर इसको y से ऊपर उठा रही है और ये इसको y से नीचे उठा रही है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये पल्स इस तरह से क्रॉस करती है तो इस पोजीशन पे स्ट्रिंग हमारी स्ट्रेट हो जाती है। तो जब ये पल्स इस तरह से सुपर इंपोज होती है तो स्ट्रिंग स्ट्रेट होती है। कुछ टाइम बाद दोनों पल्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं और हम बोलते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट नहीं किया। तो फिर से यहां पे काइनेटिक एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि जिस जगह सुपरपोजिशन हुआ है उस टाइम पे इस रीजन में एनर्जी कौन सी है। तो ऑप्शन दिए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था प्योरली काइनेटिक है, एक ऑप्शन था वहां पे कि प्योरली क्या है, पोटेंशियल है। तो हमें बताना था, 4 ऑप्शन थे, तो बताना था कि इस रीजन में एनर्जी क्या है। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि इस रीजन में जो भी एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक है। अच्छा, अब 2-3 रीजन है, 2 रीजन है। एक तो हम ये देख के बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आती है हमेशा किसके कारण, इलोंगेशन के कारण, और यहां पे इलोंगेशन खत्म हो चुका है, और यहां पे इलोंगेशन खत्म हो चुका है, इसका मतलब है कि एनर्जी प्योरली काइनेटिक होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एनर्जी यहां पे 0 है, क्योंकि एनर्जी अगर 0 हो गई इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो गया, और एनर्जी का अगर लॉस हो गया तो फिर से ये एनर्जी कहां से आएगी। इसका मतलब है कि यहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, जो भी एनर्जी है वो एनर्जी हमारी प्योरली काइनेटिक है। देखो इतना है कि नहीं। अच्छा, कैसे हम बोलें कि एनर्जी काइनेटिक है, तो वहां पे याद होगा पार्टिकल रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2। अच्छा, अब मान लो v1 फर्स्ट के कारण वेलोसिटी है, v2 सेकंड के कारण वेलोसिटी है। तो हमें मालूम है कि जब कोई पल्स ऐसे बनेगी और ये पल्स कहां जा रही है, राइट की ओर जा रही है, तो फॉर्मूला याद होगा, जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो थी माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। चेक करो, पार्टिकल वेलोसिटी को हमने यही लिखा था, नहीं लिखा था, पार्टिकल वेलोसिटी को हमने लिखा था वहां पे माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। अब केवल इस साइड का देखो, इस साइड का स्लोप नेगेटिव है, इस साइड का स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है जो पार्टिकल है, नहीं इस साइड का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, यानी vpa नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहां पे जो पार्टिकल हैं वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहां के जो पार्टिकल रहेंगे स्लोप नेगेटिव, तो vpa पॉजिटिव, तो यहां पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। किसके कारण, फर्स्ट के कारण। अच्छा, अब सेकंड के कारण चेक करो, सेकंड पल्स ऐसी आ रही कि नहीं आ रही है, इधर की ओर जा रही है। अच्छा, v क्या हो गया, v हो गया नेगेटिव। इस साइड का देखोगे तो इस साइड का स्लोप भी क्या हो गया, नेगेटिव। ये दोनों हो गए पॉजिटिव, बाद में साइन नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहां के जो पार्टिकल रहेंगे
ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आओगे तो स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, वीपीए पॉजिटिव, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जब ये दोनों पल्स एक साथ वहां पे क्या होती है, पहुंचती है, तो ये जो पल्स रहेगी इसके हाफ साइड के जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर, ये ऊपर, तो बताओ ये सब ऐड होके v1 प्लस v2 कर देंगे। तो यहां पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अब इसका डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो, हमें स्ट्रिंग जरूर स्ट्रेट दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे पार्टिकल सब नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साइड के जो पार्टिकल हैं वो सभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो पार्टिकल कहां पे, मीन पे हैं, लेकिन इस साइड के जो पार्टिकल है वो नीचे जा रहे हैं, इस साइड के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। तो जो भी एनर्जी है वो एनर्जी मेरी वहां पे क्या है, प्योरली काइनेटिक है वहां पे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, वहां पे एक क्वेश्चन लिखो तो तुम्हें और आइडिया मिलेगा कि हम सुपरपोजिशन में करते क्या हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन वहां पे, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर पल्स। तो लिखो वहां पे, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर पल्स एंड अ ट्रायंगुलर पल्स अप्रोचिंग ईच अदर। फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर पल्स एंड अ ट्रायंगुलर पल्स अप्रोचिंग ईच अदर. The pulse speed is 0.5 centimeter per second. Sketch the resultant pulse at t equals to 2 second. तो हमें रिजल्टेंट पल्स को स्केच करना है कितने पे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तब देखो करना क्या है वहां पे, इस तरह से मीडियम गिवन है, यहां कहीं शो कर रहा है एक रेक्टेंगुलर पल्स, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये दिया है 0, -1, -2, फिर यहां पे 1, 2, 3। अब यहां पे शो कर रहा है एक ट्रायंगुलर पल्स, वन, 2 और 3। अच्छा, जो ट्रायंगुलर पल्स है उसकी हाइट दी हुई है यहां पे कितनी, 2 सेंटीमीटर। यहां पे जो रेक्टेंगुलर पल्स आ रही है उसकी हाइट भी कितनी दी हुई है, वहां पे 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों ही पल्स कितने से मूव कर रही हैं, और पल्स की वेलोसिटी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद शो करना है, तो हमें शो करना है आफ्टर 2 सेकेंड। बताओ, अगर मुझे आफ्टर 2 सेकेंड, पल्स का शेप शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे पल्स का शेप, तो पहले कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट। ये पल्स कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v इंटू टी। वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये पल्स 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ी, इसका मतलब है कि 1 पे पहुंच गई, -1 पे खत्म होगी, और ये पल्स 0 पे आ जाएगी। तो फिर से पल्स को ड्रॉ करो जरा, यहां पे 0, -1, -2, 1, 2, 3। देखो है कि नहीं होगा। अब जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे -1, 1, देखो है कि नहीं है, ये पल्स आ जाएगी 0 पे, देखो इस तरह से 2 पल्स आ गई कि नहीं आ गई वहां पे,
चाहो तो एक काम करो, इसको डिफरेंट कलर से शो करो, रेड से। है ना? देखो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया होता। अब ये पल्स जा रही है राइट की ओर, ये पल्स जा रही है वहां पे क्या, लेफ्ट की ओर। अच्छा, अब ये डायग्राम हमने कब ड्रॉ किया है, तो ध्यान रखना ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अच्छा बताओ किस जगह वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो यहां पे जो पार्टिकल है मीडियम के, उन पे कोई सुपरपोजिशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल का यहां से यहां तक जो पार्टिकल है 0 से 1 के बीच का, उसका सुपरपोजिशन होगा। और सुपरपोजिशन का रूल क्या है, जब दो वेव एक साथ पहुंचती हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है y1 प्लस y2। अब डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है -1 0 1 2, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। 0 से लेके -1 तक कोई सुपरपोजिशन नहीं है, तो ऐसा शो करो। फिर सिमिलरली 1 से 2 के बीच में कोई सुपरपोजिशन नहीं है, लेकिन अब करना क्या है, ये जो ट्रायंगुलर पल्स है इसको एज इट इज ऊपर की ओर बैठा दो, क्योंकि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसके कारण 2, इसके कारण भी 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो टोटल आ जाएगा वहां पे कितना, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रिजल्टेंट पल्स होगी कितने टाइम पे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। देखो है कि नहीं, वहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट पल्स भी ऊपर लेके जा रही है, सेकंड पल्स भी ऊपर लेके जा रही है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों को वहां पे क्या होगा, ऐड करने पे मिल रहा होगा वहां पे। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे इतना। तो इस तरह से वहां पे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसके, सुपरपोजिशन के वहां पे। अच्छा, अब आगे रिजल्ट देखो वहां पे। आगे जो रिजल्ट आता है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, आगे हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की। और ये रिजल्ट कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब रिजल्ट क्या है वहां पे, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का एक एंड हमारा वहां पे क्या है, फिक्स्ड है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड क्या है, फिक्स्ड है। और यहां पे हमने इस तरह से एक पल्स भेजी है, और इस पल्स का एम्पलीट्यूड है a। अब जो भी पल्स है, पल्स हमने कहां भेजी है, पल्स हमने भेजी है राइट की ओर। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कुछ टाइम बाद ये पल्स वॉल को हिट करती है। अब क्या हो रहा है, जिस टाइम पे ये पल्स वॉल को हिट कर रही है, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, पल्स की फोटो लेना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम पल्स की फोटो लेते हैं तो एक टाइम पे ये स्ट्रिंग की फोटो लेते हैं हम, तो जिस टाइम पे पल्स वॉल को हिट कर रही है उस टाइम पे हम स्ट्रिंग का फोटोग्राफ ले रहे हैं। कुछ टाइम बाद हमें स्ट्रिंग ऐसी दिखाई देती है, और कुछ टाइम बाद फिर से हम फोटोग्राफ लेते हैं तो ये स्ट्रिंग में पल्स हमें कुछ ऐसे दिखाई देती है। और कुछ टाइम बाद अगर हम देखते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा आ जाता है। अब हो क्या रहा है, जो पल्स अब राइट की ओर जा रही थी वो पल्स इन्वर्टेड होके, जो पल्स अभी राइट की ओर जा रही थी अपराइट,
वो पल्स इन्वर्टेड होके यहां से क्या होती है, लेफ्ट की ओर जाती है। तो हम यहां पे बोलते हैं कि इस केस में पल्स का रिफ्लेक्शन हुआ है, और ये रिफ्लेक्शन हुआ है फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो जब भी किसी पल्स का, जब भी किसी वेव का रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम, जब भी कोई वेव फिक्स्ड एंड से टकराएगी, वो इसी तरह से वहां पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और यहां पे हम मान रहे हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वेव ने अपना शेप रिगेन रखा है। लेकिन देखो, जब ये वेव टकरा रही थी तो कोई पार्टिकल कहां पे था, कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था। जैसे ही रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ तो वो पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे 90 होता है और नेगेटिव एक्सट्रीम पे आओगे तो 270 होता है। तो डिफरेंस अगर देखोगे तो हम बोलेंगे यहां पे 180 का फेज आ जाता है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वहां पे कि जब भी रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से होगा, जब भी रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से होगा तो वहां पे पाई का क्या होगा, फेज आएगा। पाई का फेज क्या है, क्योंकि एक पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो अब वो कहां पहुंच गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो फेज आ गया कितना, 180 का। अच्छा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है, जिस टाइम पे पल्स किसको हिट कर रही है, वॉल को, जिस टाइम पे ये पल्स किसको हिट करने जा रही है, वॉल को हिट करने जा रही है। तो मैंने क्या बोला है, अगर इसको एक्सप्लेन करना है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन किससे सिमिलर है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक पल्स अगर राइट की ओर जा रही है तो एक पल्स सेम आइडेंटिकल पल्स है और वो लेफ्ट की ओर जा रही है। जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहां पे क्या बता रहा है, रिजल्ट यहां बता रहा है किसी टाइम पे स्ट्रिंग क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। अब देखो, किसी टाइम पे स्ट्रिंग स्ट्रेट हो रही है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में इंसिडेंट पल्स थी और कुछ टाइम बाद यहां से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो जब स्ट्रिंग स्ट्रेट होती है तो इसका मतलब है कि कुछ वेव वहां पे इंसिडेंट हो रही है और कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, और उन दोनों का वहां पे क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। और सुपरपोजिशन के कारण ये तुम्हारी वहां पे क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे पल्स टकरा रही है, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहां पे जब डायग्राम आएगा तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया, यहां पे कंप्लीट कर गया है। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं कि एक और पल्स इन्वर्टेड यहां पे आ रही है, अब स्ट्रिंग वहां पे स्ट्रेट क्यों हो गई है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जब स्ट्रिंग स्ट्रेट हो रही है तो ये पल्स इस तरह से क्रॉस कर रही है, और जो ये पल्स है जो इन्वर्टेड आ रही है वो इस तरह से आ रही है। अब बताओ, ये ऊपर ले आने की कोशिश कर रही है, नीचे ले आने की कोशिश कर रही है, इसलिए स्ट्रिंग यहां पे क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। फिर कुछ टाइम बाद ये पल्स इधर आ गई, और वो जो पल्स है वो पल्स आगे निकल गई। ध्यान है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पल्स आगे चली गई, ये पल्स इधर चली गई, इसलिए अब स्ट्रिंग का शेप ऐसा हो गया। तो यहां पे जब हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक और इन्वर्टेड पल्स उल्टे डायरेक्शन में चलाएंगे, है कि नहीं। वो जो इन्वर्टेड पल्स रहेगी उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, उसका शेप भी सेम रहेगा, और जिस टाइम पे स्ट्रिंग स्ट्रेट होगी तो इस तरह से हम दो पल्स का सुपरपोजिशन मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पल्स अपना शेप क्या कर गई, रिगेन कर गई, ये आगे चली गई। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से क्या करते हैं, अप्रोच लेते हैं वहां पे।
अच्छा, ये तो होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। दूसरा जो आता है वो आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। तो एक है फिक्स्ड एंड, एक है यहां पे फिक्स्ड एंड, दूसरा लिखो वहां पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अच्छा, फ्री एंड से हम कैसे करेंगे? तो फ्री एंड के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको हमने एक रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड हमने रिंग से कनेक्ट कर लिया। रिंग लाइट है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी है, और ये जो रिंग है ये रिंग पास कर रहा है एक रॉड से। और ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अभी हमने खींच के रखा है, तो स्ट्रिंग मेरी क्या है, टाइट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग में एक पल्स भेज रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस स्ट्रिंग में हम एक पल्स भेज रहे हैं, और इस पल्स का हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं ए। कुछ टाइम बाद ये जो पल्स रहेगी, कुछ टाइम बाद ये जो पल्स रहेगी, ये पल्स इस रिंग के पास पहुंचेगी। और ध्यान है, इससे पहले जो एंड था स्ट्रिंग का, वो यहां पे क्या था, फिक्स था, वॉल से। लेकिन ये यहां पे एक रिंग है, और ये रिंग हमारी कैसी है, लाइट रिंग है कि नहीं? लेकिन ये लाइट रिंग क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है। किस पे? इस पाइप पे स्लिप कर सकती है वहां पे। तो बताओ, जब ये पल्स यहां पहुंचेगी तो अब ये रिंग फिक्स नहीं रहेगा, अब ये रिंग मूव करेगा, ये पल्स ऊपर उठाएगी। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो पल्स रहती है, जाना इसको ए से ऊपर था, लेकिन ये जो रिंग रहती है वो 2a से जंप करती है। होना क्या था, अगर पल्स का एम्पलीट्यूड ए है तो इस रिंग को भी ए से जंप करना था, लेकिन देखा क्या गया, देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो रिंग है, ये रिंग 2a से जंप करता है। उसके बाद रिंग अपने वेट के कारण नीचे आती है, और जैसी ये रिंग अपने वेट के कारण नीचे आती है, फिर से यहां पे एक पल्स बन जाती है, और ये पल्स अब लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट कर देती है। तो अभी तक जो पल्स कहां जा रही थी, राइट की ओर जा रही थी, अब वो पल्स सेम वैसी की वैसी आइडेंटिकल कहां जा रही है, लेफ्ट की ओर जा रही है। तो हम ये बोलते हैं कि यहां पे पल्स का रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, फ्री एंड से हुआ है। लेकिन देखो, जब रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पे भी पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, तो यहां पे भी एक्सट्रीम पे था, तो हम बोलेंगे जब रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होता है तो फेज डिफरेंस 0 का आता है। रिफ्लेक्शन अगर फिक्स्ड एंड से होगा तो मैंने क्या बोला, 180 का आएगा। रिफ्लेक्शन अगर फ्री एंड से होगा तो वहां पे फेज कितने का आएगा, 0 का आएगा वहां पे। देखो, इतना समझ में नहीं समझ में आया? फिक्स्ड से 180 का, फ्री से 0 का। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है? तो एक्सप्लेनेशन इस तरह दिया जाता है कि जब कोई पल्स यहां पहुंच रही है, जब कोई पल्स यहां पे पहुंच रही है, तो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी टाइम पे हम एक और आइडेंटिकल पल्स बनाएंगे, लेकिन अपराइट ही बनाएंगे। ये पल्स जा रही है लेफ्ट राइट, ये पल्स जा रही है लेफ्ट। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये दोनों ऐसे पहुंच रहे हैं, ये ऐसे आधे क्रॉस कर रही है, और वो वाली जो रहेगी वो भी क्या कर गई, हाफ क्रॉस कर गई। ये इधर, ये इधर। अब बताओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये जो पल्स रहेगी ये भी इसको ए से ऊपर उठाएगी, ब्लू वाली भी इसको ए से उठाएगी, तो ये जो रहता है
ये ए से शूट अप ना होके 2a से क्या करता है, जंप करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जंक्शन ले लेंगे कि वो पल्स उधर क्रॉस कर गई, ये पल्स इधर आ गई, और कुछ टाइम बाद, ध्यान है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मानते हैं कि ये पल्स इधर चल गई, ये पल्स इधर आ गई, तो कुछ टाइम बाद शेप ऐसा आ गया। देखो आया कि नहीं आया। तो फिक्स्ड एंड के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एक आइडेंटिकल पल्स लेंगे लेकिन वो इन्वर्टेड लेके चलेंगे, और फ्री एंड की बात करेंगे तो हम आइडेंटिकल पल्स लेंगे लेकिन वो पल्स हम कैसी लेंगे, अपराइट लेंगे वहां पर। बताओ ये चीज इतनी क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई। अब इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और इससे रिलेटेड भी देखोगे क्वेश्चन मॉड्यूलर बुक में दिए होते हैं। तो क्वेश्चन लिखो वहां पे जरा। लिखो वहां पे क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर पल्स इज मूविंग, अ ट्रायंगुलर पल्स इज मूविंग, और इस तरह से एक ट्रायंगुलर पल्स दी हुई है 2 1 और 1 2, ये डिस्टेंस 2, ये 1, ये भी 1, यहां पे एक रिंग है और यहां पे पाइप। इसका मतलब है कि जो भी रिफ्लेक्शन है वो फ्री एंड से होगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगुलर पल्स मूविंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो भी पल्स है, पल्स की वेलोसिटी दी हुई है वहां पे कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑन अ रोप approaches an end at which it is free to slide on a vertical pole। तो ये पल्स यहां पे इस पोल पे पहुंचती है और जो भी रिंग है, रिंग वहां पे फ्रीली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ द पल्स एट हाफ सेकेंड इंटरवल अंटिल इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। तो क्या बोल रहा है, हाफ सेकेंड में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है शेप, जब तक कि वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये डिस्टेंस दिया है 1। तो पहले तो चेक करो 1 सेकेंड बाद, ये तो t की वैल्यू 0 है। अब क्या हो, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आओ, t इक्वल्स टू 1 नहीं, 1 पे नहीं, 0.5 पे आओ जरा। तो t इक्वल्स टू 0.5 पे डिस्प्लेसमेंट होगा v इंटू टी, यानी कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब है यहां पे पल्स आ गई कि नहीं आ गई, वहां पे ये 2, ये 1। इसका मतलब है कि अब यहां पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक और आइडेंटिकल पल्स ऐसी ही ड्रॉ करेंगे वहां पे। तो यहां पे एक और आइडेंटिकल पल्स ड्रॉ करो, ये 1 पे, बस ये जा रही है राइट की ओर, ये जा रही है लेफ्ट की ओर। अच्छा अगला 0.5 सेकेंड में क्या होगा, अगला जो 0.5 सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड। तो अगले 0.5 में ध्यान है ना, 0.5 का मतलब होता है 2 इंटू टी। हर 0.5 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, तो इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओ। अच्छा अब इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओगे तो डायग्राम ऐसा होगा, 2 1, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा
1 और 2, इसका 1 और इसका 2। देखो है कि नहीं है वहां पर? अच्छा अब बताओ रिंग का क्या होगा वहां पर? तो हमें मालूम है ये भी 1 से ऊपर उठाएगा, ये भी क्या होगा ऊपर। एम्पलीट्यूड कितना दिया था? इसका एम्पलीट्यूड दिया है 1 सेंटीमीटर, ये हाइट 1 थी। तो बताओ अब क्या होगा? ये 1 से उठाएगा, ये 1 से उठाएगा, तो जो भी रिंग रहेगी, बताओ उसको शेप ऐसा शो करें नहीं शो करें वहां पे? ये 2 से चलेगा, है ना, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा शो कर दो वहां पे, और ये कितना ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? इसको ऐसे नहीं, अच्छा फिर आ गया 1.5। अब कितना चल लेगा वहां पे? तो अब डायग्राम कुछ ऐसा होगा, 1, ये रह जाएगा केवल 1। दूसरी वाली का क्या होगा? दूसरी वाली की अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये भी ये 1 सेंटीमीटर रह गया ना, देखो ऐसा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये 1 सेंटीमीटर आ गया, ये 1 और ये 1, देखो है कि नहीं वहां पे? अब फिर से हमें क्या करना है? फिर से वहां पे हमें शेप ड्रॉ करना है वहां पे। तो अब चेक कर लो वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे। दोनों को निकाले रहा, कितना बनेगा वहां पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट? तो चेक करो, मैं अलग से चेक कर रहा हूं वहां पे। ये एक ट्रायंगुलर पल्स थी वहां पे, ये था 1 सेंटीमीटर, ये हाइट, ये डिस्टेंस 1, ये था 2। अब मुझे कहां पे देखना है? मुझे देखना है वहां पे इसके 1 सेंटीमीटर पे। तो 1 सेंटीमीटर ये हुआ कि नहीं हुआ? मान लो यहां पे हाइट y है, ये एंगल थीटा, तो क्या लिखोगे? 1/2 y/1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहां पे भी 1/2, यहां पे भी 1/2। तो जो रिंग रहेगा, रिंग कितने से जंप ले लेगा वहां पे? रिंग जंप लेगा, अब मैं अगर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो रिंग रहेगा, ये रिंग वहां पे, इसका भी 0.5, दूसरे का भी 0.5, 1 सेंटीमीटर। और अगला जो तुम्हारा वहां पे क्या रहेगा? 1, फिर से 0.5 लो जरा, इसका मतलब है पल्स का रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन में ब्लू वाली आ रही है पल्स, ये 2, ये 1। देखो अब पल्स इस तरह से वहां पर रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी वहां पर? तो ये रिजल्टेंट पल्स है, ये 0.5 पे था, ये 1 पे था, ये फिर था 1.5 पे, है कि नहीं? और फिर ये आ गया तुम्हारा वहां पे कितना? 2 पे। देखो चेक करो ऐसा ही था कि नहीं था वहां पे?
तो 2 पे अगर देखोगे तो रिफ्लेक्शन तुम्हारा जो रहेगा वो वहां पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। देखो ये नहीं, 0.5 पे स्टार्ट हुआ, 1 पे, अगले 0.5 पे यहां पहुंचा, फिर अगला 0.5 यहां पे आया और अगले 0.5 पे कंप्लीट हो गया। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं वहां पे। एक क्वेश्चन और लिखो तो तुम्हें एक आइडिया मिलेगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रिंग दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास स्ट्रिंग है। इस तरह से हमारी स्ट्रिंग है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्ट्रिंग दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया वहां पे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस दिया है सेंटर से 4, ये डिस्टेंस दिया है 1, ये भी 1, तो 4 1 5। देखो ऐसा डायग्राम है कि नहीं वहां पे। ये हो गया तुम्हारा वहां पे 5 6 और 4। तो क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्ट्रिंग दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड एट t इक्वल्स टू 0। तो यहां पे t की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, और जो भी पल्स है वो राइट की ओर जा रही है। एट t इक्वल्स 0 पल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो भी पल्स की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है t इक्वल्स 0 पल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट एंड एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द नेक्स्ट टू टाइम व्हेन द पल्स will be at that point again. State in each case whether the pulse is upright or inverted. तो क्वेश्चन में बताना है कि फर्स्ट टू टाइम जब पल्स अपनी जगह पहुंचेगी तो वो टाइम क्या होगा, और साथ में हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब पल्स पहुंचेगी तो वो अपराइट होगी या फिर वो पल्स हमारी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी वहां पे। तो सबसे पहले तो ये चेक करो रिफ्लेक्शन कब स्टार्ट होगा। तो यहां पे 1 सेकेंड है, हमें मालूम है हर 1 सेकेंड में पल्स 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी। तो ये डिस्टेंस 3 है कि नहीं है, तो इसका मतलब है 3 सेकेंड पे अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे देखो ये डायग्राम मेरा 3 सेंटीमीटर पे होगा कि नहीं होगा, और 3 सेंटीमीटर पे अब रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगले 3 सेकंड में पल्स यहां पे आ जाएगी। अब एक और इन्वर्टेड पल्स यहां पे ड्रॉ कर दो। अच्छा, अगला 1 सेकंड लो जरा, अगला 1 सेकंड का मतलब 4 सेकंड। अच्छा, 4 सेकंड पे अगर देखोगे तो ये पल्स 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, तो ये ऐसे आ जाएगी। ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, तो चेक करो ये कुछ
ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 4 सेकंड की बात करेंगे तो 4 सेकंड पे स्ट्रिंग हमें स्ट्रेट दिखाई देगी। अच्छा, फिर अगला 1 सेकंड लो, अगला 1 सेकंड का मतलब 5 सेकंड। 5 सेकंड पे अगर देखोगे तो ये जो पल्स रहेगी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी। तो अब डायग्राम कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ये पल्स तो आगे चली गई और ब्लू वाली पल्स इधर आ गई वहां पे। इसका मतलब है कि 5th सेकंड पे आएंगे तो रिफ्लेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में? रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ 3 पे, 4 पे स्ट्रेट हुआ, 5 पे रिफ्लेक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब फिर से यहां पहुंचना है इसको, तो चेक करो जरा डिस्टेंस कितना रहेगा वहां पे। ये डिस्टेंस था 4, देखो इधर का 4 है कि नहीं है? 3 + 1 4, उधर का 6। ये ऑलरेडी डिस्टेंस वहां पे 1 है। तो डिस्टेंस कितना बचा वहां पे? हमें इसको यहां लेके आना, 3 पे लेके आना ना यहां पे। तो चेक करो, अगले 3 सेकंड का मतलब 8 सेकंड की बात करो जरा। अगले 3 सेकंड में बताओ पल्स कितना आगे बढ़ेगी? पल्स आगे बढ़ेगी 3 सेंटीमीटर। देखो चेक करो जरा, अगले 3 सेकंड का मतलब एक बार चेक करो जरा, फिर से होगा कि नहीं होगा? 3 पे 4 5 और 8, देखो है कि नहीं वहां पे? 1 पे था, इसको 4 पे पहुंचना है तो 3 चलना है। तो चेक करो, फर्स्ट टाइम जब पल्स यहां पहुंचेगी तो टाइम होगा 8 सेकंड और ये पल्स मेरी वहां पे इन्वर्टेड होगी। तो पहले ये ऑप्शन आंसर चेक करते हैं। हम्म, फर्स्ट टाइम जब ये पल्स वहां पहुंचेगी तो 8 सेकंड होगा और ये पल्स मेरी वहां पे क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना था? तो ये डिस्टेंस था मेरा 5, है कि नहीं? इसका मतलब है, फिर से हो जाए, टी की वैल्यू 13 सेकेंड। भाई ये डिस्टेंस यहां से यहां 5 है, तो 13 सेकेंड में पल्स फिर से यहां पहुंचेगी। फिर क्या होगा? अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा 14 सेकेंड पे, ये स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन ध्यान है, यहां पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो फिक्स्ड एंड है, तो अब इस तरह से एक पल्स हम इमेजिन करेंगे। ये पल्स यहां पहुंच गई, दूसरी वाली पल्स यहां पहुंच गई, फिर अगले 1 सेकेंड का मतलब 15 सेकेंड पे रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया वहां पे। अब ये 1 पे है और चेक करो, वो डिस्टेंस था टोटल 6। देखो ये टोटल यहां पे 6 सेंटीमीटर है कि नहीं वहां पे? ये ऑलरेडी 1 है, इसको पहुंचना है कितना? 6 पे, तो ये डिस्टेंस 5 है। तो
अगले 5 सेकंड का मतलब 20 सेकंड पे फिर से पल्स वहां पहुंचेगी, लेकिन अब ये पल्स हमारी क्या होगी, अपराइट होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि फर्स्ट टू टाइम पल्स कब पहुंचेगी, तो फर्स्ट टू टाइम पल्स जब यहां पहुंचेगी, तो पहली बार जब पल्स पहुंचेगी तो टाइम 8 सेकंड होगा, लेकिन वो पल्स इन्वर्टेड होगी। अगली बार फिर से पल्स वहां पहुंचेगी 20 सेकंड पे, लेकिन ये पल्स वहां पे क्या होगी, अपराइट हो जाएगी वहां पे। तो इस तरह के तुम क्वेश्चन देखोगे, मॉड्यूल में दिए हुए हैं, मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, सिंगेज की बुक में भी दिए हुए हैं। तो वहां पे फिक्स्ड एंड होगा, फ्री एंड होगा, और वहां पे इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, यूज कर रहे होंगे। ध्यान रखना है, फिक्स्ड एंड होगा तो इस तरह से एक पल्स चलाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्री एंड होगा तो सेम सिमेट्रिक पल्स अपराइट पास कराएंगे और क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी तुम्हें करना क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसमें इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं मॉड्यूल में, उनको सॉल्व करके देखना है। क्लियर होता? तो नोट डाउन कर लो अब यहां पे ये चीज।